होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एनसीईआरटी की क्लास में इकोनॉमिक्स आप लोग देख रहे हैं और उसमें हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में जो बेसिक बातें थी वो हम लोगों ने देखा था। और शुरुआत हमने यहाँ से किया था, जो पालमपुर गांव है उस गांव में जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। वहाँ हम लोगों ने जो अवसंरचना है उसकी बात कर ली थी, कृषि कार्यों की बात कर ली थी, गैर कृषि कार्यों के बारे में देख लिया था, कनेक्टिविटी के बारे में देख लिया था, विनिर्माण के बारे में देख लिया था। और विनिर्माण के साथ साथ हमने यह भी देख लिया था कि जो भूमि संसाधन है उसका असमान वितरण है और उस असमान वितरण की वजह से बहुत से ऐसे वर्ग हैं, लोग हैं जिनकी आजीविका प्रभावित होती है। तो इन सभी बातों को समझने के बाद हम दूसरे लेसन पर आए थे और दूसरा लेसन जो आप लोगों ने देखा था उसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पर देखें, संसाधन के रूप में लोग, और संसाधन के रूप में लोगों के साथ साथ हमने इसमें जो बात किया था, अर्थात इसी लेसन में शिक्षा और कौशल की बात कर ली थी। थोड़ा इससे पहले जाएं और कनेक्ट करने की कोशिश करें तो महिला और पुरुष के कार्यों के बारे में बात किया था। हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये देख लिया था कि एक जो पुरुष है वो बाहर काम करता है और इसकी जो इनकम होती है वह नेशनल इनकम में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन एक जो महिला है इसकी जो आय होती है या इसके द्वारा किया गया, आय नहीं, इसके द्वारा घरेलू कार्यों में किया गया योगदान या जो कुछ भी कार्य करती है उसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। इन बातों को समझने के साथ फिर हमने ये बात कर लिया था कि जब संसाधन के रूप में लोगों की बात हो रही है तो थोड़ा सा इसी में मैं बताऊं तो मैंने ये बताया था कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल इस क्षेत्र में हम काम करते हैं और किसी व्यक्ति को शिक्षा दिया जाए, उसका स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाए और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के साथ साथ उसे उचित कौशल दिया जाए जिसके माध्यम से वह बाजार में जाकर के मांग कर सकता है, अर्थात प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार की मांग कर सकता है और उसे रोजगार मिलेगा। तो ऐसी अवस्था को हम ये कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को ये तीनों चीजें मिल गई तो वह मानव संसाधन नहीं रहा बल्कि मानव पूंजी बन गया। और हमने यह भी बात कर लिया था, जो आप लोगों को याद होगा, कि जो संसाधन है, यहां पर बात कर लेते हैं, संसाधन है वह कितने प्रकार के हैं। तो हमने इसके 3 प्रकार देख लिए थे। एक को मैंने ये कहा था कि यह प्राकृतिक संसाधन है और दूसरे को मैंने कहा था कि मानव संसाधन है और तीसरे को कहा था मानव निर्मित संसाधन। तो ये जो संसाधन है इसमें बहुत सारा, इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी क्रम में बात किया था कि शिक्षा और कौशल के माध्यम से हम बाजार में जो सहभागिता है उसका हम निर्धारक बन सकते हैं। बाजार में आय का इससे निर्धारण होता है कि आपको आय होगी या नहीं होगी, शिक्षा पर निर्भर करता है, आपके कौशल पर निर्भर करता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं सामाजिक क्षेत्र पर किया गया खर्च, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को सामाजिक अवसंरचना के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखें, समान पारिश्रमिक के लिए आप एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब समान पारिश्रमिक की जब बात की जा रही है तो वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बात की जा रही है। जब समान गुणवत्ता होगी, समान कौशल होगा, उस आधार पर जो डिमांड किया जा सकता है बाजार में वो यही होगा कि हमारे पास पर्याप्त इनके बराबर, अर्थात एक व्यक्ति के समान कौशल है तो इस आधार पर हमें समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो पारिश्रमिक का मतलब वही है। साथ ही यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की बात की थी हमने, तो हमने ये कहा था कि इससे सामाजिक सुरक्षा और रोजगार, इन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ठीक है, अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता ये कैसे निर्धारित होती है या जनसंख्या की गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बात वही है जो हमने ये कहा कि मानव संसाधन है, मानव संसाधन
की ही बात हो रही है, वही तो जनसंख्या भी है, और जो जनसंख्या है वही मानव संसाधन भी है। तो इसमें जब हम गुणवत्ता की वृद्धि की बात कर रहे हैं तो शिक्षा पर खर्च जो बार बार चीजें आ रही हैं, स्वास्थ्य पर खर्च हम बढ़ा सकते हैं स्वास्थ्य सुनिश्चित करके, और रोजगार दे करके हम जनसंख्या की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। ठीक है, गुणवत्ता को बढ़ाना। कुछ और बातें इसी लेसन में बताई गई हैं, आप इसको देखेंगे तो संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं के बारे में बताया गया है कि देश में कैसे क्रमशः विकसित हुआ है, और ये जो अवसंरचना विकसित हुआ है दरअसल हम मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने की तरफ अग्रसर हुए हैं। हमने जो कॉलेज की बात की थी कि कितने बड़े पैमाने पर अब देश में कॉलेज हो गए हैं, विश्वविद्यालय हो गए हैं, वहाँ पर नामांकन का दायरा भी बढ़ा है। स्वाभाविक सी बात है, इससे लोगों की शिक्षा तक पहुँच बढ़ी है, और पहुँच जब बढ़ी है तो हम ये बात कह सकते हैं कि अब समावेशी विकास की तरफ समाज हमारा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर समावेशी विकास से संबंधित बातें आ जाएं मुख्य परीक्षा में, और आपको सिद्ध करना हो कि आप तर्कों के आधार पर या तथ्यों के आधार पर सिद्ध करिए कि समाज में, भारतीय समाज में समावेशी विकास सुनिश्चित हो पाया है या सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं, तो जितनी भी संबंधित योजनाएं होंगी उन योजनाओं को आप गिना देंगे, और थोड़े थोड़े उससे संबंधित पॉइंट कि वो क्या करता है दरअसल उसको आप बता देंगे, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब यहीं पर बात हो रही है कि यहाँ स्वास्थ्य आधारिक संरचना, अच्छा आधारिक संरचना का मतलब एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार ये शब्द रिपीट हो रहा है तो आपके जेहन में वो चीजें आएंगी कि आधारिक संरचना कहते किसको हैं। तो आधारिक संरचना, अब देखिए देश में किसी भी देश की बात करें तो वहां पर कुछ आर्थिक इकाइयां हैं, आर्थिक इकाइयां, ठीक है, आर्थिक इकाई है। आर्थिक इकाई क्या करती है? स्वाभाविक सी बात है, यह उत्पादन का काम करती है। ठीक, तो इस आर्थिक इकाई को जब उत्पादन का कार्य कर रही है तो इसे कुछ सहयोग चाहिए होगी। मान लीजिए यह हम कह रहे हैं कि झारखंड, झारखंड यहां पर झारखंड की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, अभी यहां पर झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में कोयला पाया जाता है। ठीक, और अगर आप लोगों ने भोजपुरी गाना भी सुना होगा तो उस गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि फेंक देहने थरिया बलम गई न झरिया, तो इस तरह का भोजपुरी एक गाना भी है, तो उसी से आप इसे याद रखेंगे। दरअसल ये बताने का मतलब ये है। तो ये जो झारखंड में कोयले का क्षेत्र है, या यहां पर कह सकते हैं कोल ब्लॉक है, ये यहां पर है। एक क्षेत्र यहां पर है, जैसे मान लेते हैं कि महाराष्ट्र की बात कर लें, महाराष्ट्र, यहां पर कोई उद्योग लगा है। यहां पर उद्योग कैसा है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं लोहा पिघलाने का। अब लोहा पिघला करके यहां से कोयला जाएगा, यहां पर लोहे को पिघलाया जाएगा, और इस कोयले की आवश्यकता यहां पर पूरी हो गई। लेकिन लोहे की आवश्यकता, जब यहां पर लोहा निर्मित हो गया, आयरन लोहा ये बनकर के तैयार हो गया, अब ये कहां जाएगा, देश के अलग अलग हिस्सों में। अब किसी भी राज्य में ये जा सकता है। तो इस उद्योग को, जो लोहा पिघलाने वाला, जो लोहा बनाने वाला स्टील इंडस्ट्री है जो यहां पर है, इस स्टील इंडस्ट्री को झारखंड से कोयला मंगाना पड़ेगा। कोयला मंगाने के लिए यहां पर कोई आधारिक संरचना तो होनी चाहिए ना, जैसे सड़क होनी चाहिए, रेलवे होना चाहिए, या फिर अगर यहां से कनेक्टिविटी का मार्ग बनता है कि हम जलमार्ग से जा सकते हैं, वो भी होना चाहिए। अगर ये होगा तो इन दोनों के लिए ये सहायक का काम कर रहा है। अब सहायक का काम कर रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अब यहां पर देखिए, इसको हम कह रहे हैं आधारिक संरचना, आधारिक
संरचना, अर्थात संरचना की बात कर रहे हैं, एक एक शब्द को तोड़ करके देखेंगे और उस पर आप ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करे उसे हम कहते हैं यह आधारिक संरचना है। समझ में आ गई बात? देखिए दोबारा से, आधारिक संरचना इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के लिए, और आर्थिक इकाइयां कौन कौन सी हैं? ये दोनों आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करे उसे आधारिक संरचना कहते हैं। लाइक रोड, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जितनी भी व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी भी मान लीजिए, बिना उसके तो उत्पादन नहीं हो सकता ना, एनर्जी हमें चाहिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आधारिक संरचना वह चीज है यह वह संकल्पना है जो आर्थिक इकाइयों के लिए किसका काम करती है? आधार का काम करती है। अब यहां पर जो बना है ये देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, ये तभी जा सकता है या फिर तभी इसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है, या ऐसे कहिए भेजा जा सकता है, जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो और उसका जाल हो। और इसी से संबंधित आज क्या अपडेट करेंगे? गति शक्ति। जब इसको करेंगे तो इसी चीज को ध्यान में रख करके सरकार ने गति शक्ति, अब इसको आप लोगों की जिम्मेदारी है कि गति शक्ति एक बार पढ़ें, ठीक है? तो ये आपने समझ लिया। अब हमने ये बात किया था कि यहां पर देखिए स्वास्थ्य आधारिक संरचना, स्वास्थ्य से संबंधित आधारिक संरचनाओं की बात हो रही है कि उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये कितने थे 2013 में, 14 में कितने हैं, 15 में कितने हैं, 16 में कितने हैं, 17 में कितने हुए हैं? चूंकि 16-17 में ही लास्ट अपडेट हुई है एनसीईआरटी, इसलिए हमारे पास यही आंकड़ा है और हमें यह ध्यान रखना होगा। दरअसल आप कहेंगे कि इस आंकड़े की जरूरत नहीं है, मैंने भी कहा था कि इस आंकड़े की जरूरत नहीं है। ये आंकड़ा आप याद नहीं रखेंगे, जब आपको ये समझना है कि वर्तमान स्थिति क्या है तो ये आपके लिए इरेलेवेंट है। लेकिन जब आपको ये बताना होगा कि निरंतर इस दिशा में प्रयास हुआ है, जो अवसंरचना विकास है उस दिशा में हमने काम किया है, सामाजिक अवसंरचना के क्षेत्र में काम किया है, तो ये आंकड़े आप बता सकते हैं कि इस समय इतना था और इस समय हम 2023 में हैं, तो 2023 में क्या स्थिति है ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, तुलनात्मक रूप से बता सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ये स्थिति है यह मानव संसाधन को मानव पूंजी बनाने के लिए उपयुक्त है, अर्थात उस दिशा में ये प्रयास कर रहा है, उसको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? अब यहां पर देख लेते हैं, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब जो बेरोजगारी की बात हमने की, बेरोजगारी, श्रम बल, अब श्रम बल का मतलब क्या है ये मैंने पहले भी बता दिया था। बेरोजगारी समझने से पहले हमें श्रम बल को समझना होगा। श्रम बल या जिसे कहा जाता है कि कार्यशील व्यक्ति, ठीक है, या कार्यशील पूंजी, तो कार्यशील पूंजी, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिव एज माना जाता है वह 15 से लेकर के 59 वर्ष माना जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा सा यह है कि एक व्यक्ति जो 15 से लेकर के 59 वर्ष के अंदर है वह कार्य करता है, कार्य करने के साथ उसके अधिक उम्र का भी व्यक्ति काम करता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, ऑफिशियली भारत में ये माना जाता है कि इस आयु वर्ग का जो व्यक्ति है उसे वो उत्पादक कार्यों में योगदान बेहतर ढंग से देता है और उसे ही उत्पादक आबादी भी माना जाता है। उसके बाद भी अगर कोई सेवाएं दे रहा है, ऐसा व्यक्ति है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहरहाल ये आधिकारिक रूप से माना जाता है। तो श्रम बल किसको कहा जा रहा है? जो 15 से लेकर के 59 आयु वर्ग के लोग हैं। और इसी आधार पर भारत में जो स्थिति है काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इस आयु वर्ग के लोग भी हैं और भारत की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा युवा विश्व में मानी जा रही है। और इसलिए उसको हम युवा आबादी, भारत को कहा जाता है कि भारत युवा आबादी वाला देश है, या भारत इस समय सबसे युवा देश है, क्योंकि युवाओं की संख्या भारत में अधिक है। लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज जो हम कह रहे हैं कि ये युवा आबादी है, आज हमारे लिए ये एसेट है, लेकिन आगे चल कर के ये लायबिलिटी होगी इस उम्र के बाद।
और इस उम्र के बाद लायबिलिटी होगी तो हमें सोशल वेलफेयर स्कीम की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, उसको हम आगे चल करके समझेंगे। जैसे जैसे हमारा एनसीईआरटी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये सब सारी चीज़ें समझते रहेंगे। जब ये हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बेरोजगार नहीं है। अब हम बेरोजगार किसको कहेंगे, बेरोजगारी शब्द को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके जहन में हो सकता है ये बात आए कि किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार है, बेरोजगारी उसको कह रहे हैं, वो नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन यह बेरोजगारी की परिभाषा अपर्याप्त है या उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? मान लीजिए मैं शिक्षित हूं, या मेरे पास, ऐसे समझिए सारी चीजें इसमें शामिल कर लेते हैं। मेरे पास कौशल है, क्या? पढ़ाने का कौशल है, लेकिन मैं रोजगार की मांग ही नहीं कर रहा हूं, तो क्या मुझे बेरोजगार माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सक्षम है काम करने में और सक्षम होने के साथ साथ उसने वो योग्य भी है और बाजार में उसने मांग किया है, प्रचलित मजदूरी दर पर उसे मजदूरी में उसे काम मिलना चाहिए, और तब काम नहीं मिल रहा है, तब उसे कहा जाएगा कि ये व्यक्ति बेरोजगार है। अन्यथा उस व्यक्ति को हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो बेरोजगार है, क्योंकि उसने डिमांड नहीं की है और वह उपयुक्त नहीं है उसके लिए। जैसे कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उसके पास कौशल नहीं होता है, और अगर कौशल नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कहेंगे कि वो बेरोजगार है? तो यहां पर क्या बात है कि उसके पास कौशल होना चाहिए, उसके द्वारा मांग किया जाना चाहिए, और ये जो मांग होगी यह बाजार में प्रचलित या मान्य मजदूरी दर, आप दोनों ही बात कह सकते हैं, जो उस समय उस कार्य के लिए मिल रहा है बाजार में, अगर उसी मानदंडों के अनुसार वो मांग करता है और अगर उसे नहीं मिल रहा है तो उसे कहा जाएगा कि वह व्यक्ति बेरोजगार है। अगर वह काम के लिए या काम नहीं करने के लिए वो मांग ही नहीं करता है कि मुझे काम चाहिए, तो फिर आप कैसे कहेंगे? वो तो करना ही नहीं चाहता है ना। तो इसका मतलब यह है कि वह अनिच्छुक व्यक्ति है काम करने के लिए। आसान भाषा में, अगर कोई व्यक्ति योग्यता रखता है, बाजार के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर वह रोजगार की मांग करता है और उसे अगर रोजगार नहीं मिलता है, तब उसे कहेंगे कि वो व्यक्ति बेरोजगार है। साथ ही साथ अब इसमें जब बेरोजगारी की बात हो रही है तो बेरोजगारी में दो प्रकार की बेरोजगारी अभी इसमें बताई गई है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी इसमें एनसीईआरटी में बताया गया है, उसको केवल यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आगे चल करके और बातें होंगी। तो इसमें दो तरह की बेरोजगारी के बारे में बताया गया है, एक मौसमी बेरोजगारी, एक प्रछंद बेरोजगारी। और ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी आप देखेंगे तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब कैसे? अब ये क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी का आप ऐसे समझ लीजिए कि कृषि कार्य लगभग 1 महीने के करीब चलता है। लगभग सबके खेतों की बुआई हो जाती है, बुआई होने के बाद जो कृषक है वो फ्री हो जाता है। अब उसके पास जो बाकी, मान लेते हैं जो कृषि कार्य कर रहा है, 1 माह बुआई में और 1 माह यहां पर जो अंतिम जब फसल पक जाती है तो कटाई के समय, बाकी बचा अगर 6 माह का, जो हम मान रहे हैं 6 माह की फसल है, और 6 माह में से आप 1 माह इधर निकाल दीजिए, 1 माह इधर निकाल दीजिए, बचा कितना? तो टोटल यहां पर हमारे पास बचा 4 माह, और 4 माह वर्ष में आप यानी कि 8 माह खाली बैठ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? यह मौसमी बेरोजगारी है। मौसम के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं वो किसी खास मौसम में किसी खास फल को लेकर के आते हैं, उसी का व्यापार करते हैं।
आम का मौसम आया, बड़े पैमाने पर वो ठेले पर अपने ढकेल पर आम लेकर के आते हैं, बेचते हैं, और उसके बाद वो जैसे ही सीजन खत्म हो जाता है उनके पास और कोई काम नहीं रहता। ये क्या है? मौसमी बेरोजगारी है। फिर उसी तरह से दूसरा मौसम आया, दूसरी फसल आई, तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि जब साल के कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में किसी व्यक्ति को रोजगार मिले, बाकी समय तक वह खाली रहे या बाकी समय में वो खाली रहे, तो उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और ये विशेषता कहाँ पर दिखती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब बात आती है प्रछंद बेरोजगारी की। ठीक है, प्रछंद बेरोजगारी किसे कहते हैं? अब सोचिए कि ये एक खेत का टुकड़ा है। अगर किसी को ये बात पता हो तो वो इस चीज को लेकर के परेशान न हो। हम सभी को बताने की कोशिश करते हैं, सब हमारा उद्देश्य हर बच्चे को, जिसको पता है वो भी और जिसको नहीं पता है उसको भी बताना हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या है, यह एक भूमि का टुकड़ा है, और ये जो भूमि का टुकड़ा है, इस भूमि के जो मालिक हैं वो मान लेते हैं राधे श्याम। राधे श्याम ये व्यक्ति हैं। इनके परिवार में जो परिवार है इसमें कुल 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं। ठीक है, अब इस 8 सदस्यों में से बहरहाल यहां पर 5 सदस्य कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि बाकी जो 3 सदस्य जो बचे हुए हैं वो सदस्य इसमें लग गए, अर्थात टोटल यहां पर अब इनकी संख्या जो है वो कितनी हो गई? कार्य करने वाले लोगों की संख्या यहां पर 8 सदस्य परिवार के लग गए। जो यहां पर 5 सदस्य कार्य कर रहे थे, तो भी यहां पर उत्पादन जो हो रहा था, उत्पादन ये 10 क्विंटल 10 क्विंटल हो रहा था। ठीक है, क्विंटल क्विंटल जो भी मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये 8 व्यक्ति भी जो बाकी 3 व्यक्ति थे, जब 5 व्यक्ति कर रहे थे तो भी उत्पादन इतना था, 8 व्यक्ति कर रहे हैं तो भी उत्पादन इतना है, अर्थात जो बाकी 3 सदस्य इसमें लगे हैं उनके लगने की वजह से इसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उत्पादन अभी भी उतना ही है और उसमें लोग ज्यादा नियोजित हो गए हैं। नियोजित होने का मतलब कहीं पर लगाया जाना या कहीं पर काम करना, ऐसे समझ लीजिए। तो इसी को कहते हैं, जो बाकी 3 लोग इसमें लगे हुए हैं वो दिखाई तो देता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो काम नहीं कर रहे होते हैं, अर्थात उनको रोजगार नहीं मिला है। इसी को कहा जाता है प्रछंद। इसे आप छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने 2 बातें तो समझ लिया। और यहां पर कहा गया कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि कृषि कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है ना। शहर, अब इंडिया गेट पर जा करके आप थोड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर रुकिए, मैं ट्रैक्टर लेकर के आता हूँ और जोत ओत करके थोड़ा सा यहाँ पर गेहूं की अच्छी वाली किस्म की जो HYV है डाल देता हूँ, हाई यील्ड वैरायटी बीज डाल देता हूँ, और बाकी जो वहाँ पर फव्वारे वगैरह चलते हैं वहीं से पानी वानी ले लेंगे, सिंचाई हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ये दोनों जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, मौसमी और प्रछंद बेरोजगारी, या दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि शहरी क्षेत्र में भी तो देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अभी किसी और फल का ठेला लगा रहा है या दुकान लगा रहा है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद वही चीजें बदल गई। वही व्यक्ति है जो कभी तरबूज लगा रहा है, वही व्यक्ति है जो कभी सब्जी लेकर के आ रहा है, वही व्यक्ति है कभी आम लेकर के आ रहा है, वही व्यक्ति है कभी अंगूर लेकर के आ रहा है, वही व्यक्ति है कभी केले लेकर के आ रहा है। तो वो तो फिर लगातार नियोजित हो गया ना, उसको लगातार रोजगार मिल रहा है, वो लगा हुआ है, तो फिर उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि वर्ष में
कुछ ही दिनों तक उसे रोजगार मिला, बाकी समय तक वह फ्री बैठा है, इसलिए उसको बेरोजगार कह रहे हैं। अच्छा, अब एनसीईआरटी में जो इससे संबंधित बातें बताई गई हैं उनको एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो ये कह रहे हैं कि यह उससे भी अधिक है। फिर इन्होंने कहा कि मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? तो ये कह रही हैं कि नहीं, उससे भी अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर इसी से संबंधित, यही मानव पूंजी है। ये व्यक्ति क्या है? डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, अपना प्रैक्टिस किया, सब कुछ इसे कौशल मिला, फिर ये क्या है? यह मानव पूंजी है। इसको कह रहे हैं संसार, ये व्यक्ति है पढ़ा रहा है जैसे कि मैं, ये भी मानव पूंजी है। यहाँ ये व्यक्ति अपनी सर्विस दे रहा है, यह भी मानव पूंजी है। ये व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है, ये मानव पूंजी है। यहाँ पर शकल की कहानी और जो बाकी एक और इसमें कैरेक्टर था, इन दोनों के बारे में कल मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो यहीं पर देखें, विलास की कहानी भी है, क्रियाकलाप ये आप लोग पढ़ते रहेंगे। और पढ़ने के साथ साथ अब जो यहां पर बताया जा रहा है बेरोजगारी से संबंधित, हाँ, एक बार इसको भी देख लेते हैं। भारत में जो साक्षरता दर है ये लगातार बढ़ा है, हालांकि हम लोगों ने इस पर बात कर लिया था। बहरहाल एक बार हम उसको देख लेते हैं, फिर इन सब बातों को समझेंगे और इसको देखते रहेंगे। महाविद्यालयों की संख्या हम लोगों ने देख लिया, यूनिवर्सिटी की संख्या हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, अब यहाँ हाँ, बेरोजगारी के मामले में बताया गया है, जो शकल की माँ है और जो बाकी उसमें दिखाया गया था उसको हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर उसी से संबंधित लगभग बातें बताई गई हैं, जो मैंने आपको बताया कि 15 से लेकर के 59 उम्र के आयु वर्ग के लोगों को कहा जाता है कि यह जो जनसंख्या है यह श्रमबल है, अर्थात यह कार्यशील आबादी है, कार्यशील जनसंख्या है। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, मतलब एक उदाहरण के जरिए बताया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि वह अपने घर के बाहर जाकर के पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी, ठीक है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है। यहीं पर और बताया गया है कि जो मौसमी बेरोजगारी है वो तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त करते हैं या कुछ दिनों में ही रोजगार प्राप्त करते हैं, कुछ दिनों तक ही रोजगार प्राप्त करते हैं, तो इनको हम कह रहे हैं। तो इसी से संबंधित यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि क्या क्या इसको हम कहते हैं। अब इसका और प्रभाव और इससे संबंधित बातों को हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया। इन बातों को समझने के बाद जो मैंने यहाँ पर बताया, हाँ, यहाँ शहरी क्षेत्र वाली बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। शिक्षित बेरोजगारी क्यों? तो वो व्यक्ति शिक्षित है और वो चाहता है कि बाजार में उसकी योग्यता के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर उसे रोजगार मिले। तो वो शिक्षित है और उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित बेरोजगारी है। ठीक है, अब ये हो गया। और यही बातें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि हमने शिक्षित बेरोजगारी, थोड़ा सा नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है, ये हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी देख लिया था। शिक्षित बेरोजगारी के बारे में यही बताया। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा, युवकों में बेरोजगारी
भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि आप स्नातक तो हो जाते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए कर लिया 8 सब्जेक्ट से, लेकिन बाजार के अनुकूल आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास कौशल नहीं है, आप बेरोजगार रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर, यहाँ पर स्थितियां क्या हैं, तो दोनों में देखिए, स्नातक का मतलब बीए, स्नातकोत्तर का मतलब होता है सामान्य भाषा में जिसे आप कहते हैं एमए, मास्टर ऑफ, यहाँ पर हाँ, स्नात स्नातकोत्तर मतलब इसे पोस्ट ग्रेजुएशन या एमए भी कहा जाता है। हाँ, एमए, ठीक है। बीए इसको कहते हैं हम, यह स्नातक है और स्नातक के बाद इसे स्नातकोत्तर कहा जाता है। ठीक, तो स्नातकोत्तर जो युवा कर चुके हैं उनको भी नहीं मिल रहा है, और जो मैंने बात बताया कि यह एक वह स्थिति है जिसमें लोगों को लगता है कि मैं शिक्षित हूं फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि देखना यह होगा कि क्या उनके पास बाजार की मांग के अनुकूल डिग्री है या नहीं है, उनके पास नॉलेज है या नहीं है, कौशल है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये तो बातें ठीक हैं, इन बातों को समझने के साथ साथ महत्वपूर्ण बात एक ये बनती है, ये जो बेरोजगारी है इसको हम लोगों ने देख लिया, जो बेरोजगारी है उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जब हम समस्याओं की बात करते हैं तो इन समस्याओं को हम 3 भागों में बांट करके देख रहे हैं। बेरोजगारी से समस्याएं, अब ये समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, किस किस रूप में देखने को मिल सकती हैं, तो इन समस्याओं को हम 3 भागों में बांट करके देख रहे हैं। हालांकि और आप इसे इसका सब डिवीजन कर सकते हैं, बहरहाल इसे 3 भागों में बांट करके देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आप एजुकेटेड हैं, आपको रोजगार मिलना चाहिए था, आपको रोजगार नहीं मिला। अब फिर आप क्या करेंगे, आपके मन में हताशा होगी, निराशा होगी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं उस हताशा और निराशा में गलत कदम भी उठा लेंगे। गलत गलत कदम उठाया तो वो समस्या कैसी है, वह एक प्रशासन के सामने चुनौती हो गई, अर्थात प्रशासनिक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात ये होगी कि जब अपवर्जन हो रहा है, सामाजिक अपवर्जन हो रहा है, अर्थात आपको रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला इसका मतलब यह है कि आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, आपको पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए, बच्चों का पर्याप्त पोषण सुनिश्चित होना चाहिए, ये बातें नहीं हो पा रही हैं, ये जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसी स्थिति में आपके मन में क्षोभ पैदा होगा, और जब ये स्थिति होगी, जब गरीबी की स्थिति होगी, बेरोजगारी की स्थिति होगी तो गरीबी होगी, और जब गरीबी और यह स्थितियां देखने को मिलेंगी, आप संसाधनों से वंचित रहेंगे, तो समाज में अपवर्जन आपका होगा। आप ये कह सकते हैं आप उन सभी सुविधाओं सेवाओं से वंचित होंगे। वंचित कैसे, तो आप यहीं पर देखेंगे समाज में आपको उचित स्थान नहीं मिलेगा। ठीक, और केवल आपको ही नहीं, जब व्यक्ति गरीब होता है, उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, तो केवल उसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, सबसे ज्यादा भेदभाव वहां बच्चे के साथ देखने को मिलता है। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि यहां पर उचित स्थान नहीं मिलता। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं क्या कि इससे समाज में असमानता बढ़ती है, तो इससे असमानता बढ़ती है। ठीक है, अब केवल यही बात नहीं है, अब मान लीजिए जो व्यक्ति कार्य कर सकता था, राष्ट्र के विकास में, आर्थिक विकास में योगदान दे सकता था, वो योगदान वो नहीं दे पा रहा है क्योंकि वह बेरोजगार है, उसके पास स्किल है और वह बाजार में मांग भी कर रहा है कि प्रचलित मजदूरी दर पर मुझे मजदूरी दी जाए, मिलनी चाहिए, फिर भी उसे नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में वह अपनी योग्यता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।
योग्यता का इस्तेमाल अगर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो एक कार्यशील आबादी है, लेकिन अभी ये क्या बन के बैठा है? यह अर्थव्यवस्था पर दायित्व के रूप में बनकर के बैठा है। दायित्व का मतलब यह अर्थव्यवस्था पर बोझ है। अब इसको कैसे आप समझेंगे, इसको और आसान भाषा में यहां पर लिख करके समझ लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली बात ये होगी सामाजिक अपवर्जन की बात। अपव्यय कह लेते हैं पहले। अपव्यय अर्थात वो व्यक्ति जो राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकता था वो नहीं कर पा रहा है, संसाधनों से वंचित है। और जब संसाधनों से वंचित है, जब ऐसी स्थिति होगी तो इसके सामने जो अगली स्थिति होगी वह अपवर्जन की होगी। अपवर्जन की होगी, और जब अपवर्जन होगी तो यहीं पर असमानता बढ़ेगी। असमानता अर्थात अमीर और गरीब की खाई बढ़ेगी। और जब यह असमानता बढ़ेगी तो एक बात बताइए, ये क्या करेगा? बेरोजगार व्यक्ति है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो कश्मीर में पत्थरबाजी की जा रही है वो लोग बेरोजगार हैं, और उन बेरोजगारों को 500 रुपये दिया जा रहा है कि आप लोग पत्थर बरसाइए। अगर उनके पास रोजगार होता, थोड़े समय के लिए सोचिए, आप अपने आप को वहां पर केंद्र में रख करके सोचिए, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है इसलिए पैसा नहीं है, और जब ये स्थिति है और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यक्ति आया और कहा कि पुलिस की गाड़ी पर एक काम करो, ये 500 रुपये लो या 100 रुपये ही लो, एक पत्थर चला करके मार दो, आप क्या करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, जब ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं तो ये व्यक्ति इतना नैतिक नहीं होता है कि नहीं नहीं मैं खाने बगैर मर जाऊंगा, लेकिन मुझे केवल पत्थर उठा करके चलाने के लिए दिया जा रहा है और इसमें संभावना प्रबल है कि मैं बच जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि पत्थर दूर से चला करके मारना है। तो आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे, और जब तैयार हो जाएंगे तो जब पुलिस की गाड़ी पर वो पत्थर पड़ा, पुलिस वाले अब उस व्यक्ति को खोजेंगे कि वो व्यक्ति कौन है जिसने पत्थर चलाया। प्रशासन के सामने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की चुनौती बढ़ गई। कौन व्यक्ति है? सरकारी वाहन है, उसका नुकसान कर दिया, शीशा तोड़ दिया, या पुलिस वाले को लग गई तो फिर तो और भी मामला खराब है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होगा? प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ेंगी। यहां पर प्रशासनिक चुनौतियां ये बढ़ेंगी, और जब प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि इसमें सरकार को इसको मेंटेन करने में खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर, तो अर्थव्यवस्था पर इसका सीधे सीधे प्रभाव ये पड़ता है कि ये जो स्थिति है, अर्थात जो व्यक्ति है जब वह बेरोजगार है और केवल कंजप्शन कर रहा है तो वह अर्थव्यवस्था पर उत्तरदायित्व के रूप में है। जैसे माँ बाप हैं, बच्चा है, मतलब बेटा है, बेटी, जो भी मान लेते हैं, अमन नालायक बेटों को ही कहा जाता है। सॉरी टू से, बस ये बात सही है। अक्सर पिताजी लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, जो प्रयोग किया जाता है उसको मैं बता रहा हूँ। नालायक हो गया है, इसको कोई काम नहीं है, न तो पढ़ना है, न लिखना है, और न इसको नौकरी करनी है। तो वो जो बेटा है वह किस पर उत्तरदायित्व के रूप में है? पिता पर है, माता पिता पर है, कि माता पिता उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। खाना, कपड़ा, रहना, पॉकेट खर्च, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि इत्यादि, बाइक खर्च, कार, जो भी, ठीक है। वही स्थिति अब पूरी जनसंख्या के बारे में सोचिए कि जनसंख्या का एक हिस्सा बेरोजगार है।
और वो हिस्सा जनसंख्या पर एक दायित्व के रूप में काम कर रहा है। दायित्व के रूप में मतलब उस बोझ के रूप में काम कर रहा है, उत्पादन कर नहीं रहा है, सरकार से बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो ये तो समस्या ही है ना। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यह इस स्थिति को ये कहा जाता है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का यह सूचक है। मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक क्यों है? क्योंकि भैया अगर रोजगार मिलता तो व्यक्ति को रोजगार मिलता और उसके साथ साथ वह सेवाएं देता, जो भी प्रोडक्शन करना होता है वो प्रोडक्शन करता। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसकी आय बढ़ती, और आय बढ़ती तो अलग अलग मदों पर जहां वो खर्च करना चाह रहा है, जहां पर जैसे शिक्षा पर खर्च करना चाह रहा है। जब मैं मद कह रहा हूं तो अलग अलग सेगमेंट की बात कर रहा हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल या जो कुछ भी पर वो खर्च करना है वो करता। लेकिन समस्या ये है कि रोजगार का सृजन नहीं हुआ, रोजगार का सृजन नहीं हुआ। और जब रोजगार का सृजन नहीं हुआ इसीलिए तो व्यक्ति बेरोजगार है, बेरोजगार है। अर्थात अब इसको जब इकोनॉमी में और डीप में जाएंगे आगे चल करके तो यहीं पर बात होगी कि जब रोजगार का सृजन नहीं होगा, अर्थात मांग नहीं होगी पीछे से, तो यहां पर निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, और रोजगार नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर गरीबी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में यह बता रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक इसे माना जा रहा है। तो ये बात आपने समझ लिया कि ये 3 तरह के प्रभाव इसमें देखे जाएंगे, और यही कुछ बातें आपकी एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बताया गया है। दरअसल मैं अपने मन से नहीं, यह एनसीईआरटी में बातें बताई गई हैं उसी को मैं बता रहा हूँ। बेरोजगारी से देखिए, यहाँ पर बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार की बात है, सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। यह एक सामाजिक अपव्यय है, जो मैंने आपको कहा कि अपव्यय है। ठीक है। अगली बात इसी में कहा जा रहा है कि बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और जनसंख्या, यहां पर कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब यहां पर संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वहन पर स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपका जो इनकम है वो कम है, अर्थात आप केवल जीवन निर्वहन कर पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है, जैसे तैसे खा ले रहे हैं, जीवित हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य स्तर में आम गिरावट देखने को मिलती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। अब इस बात को समझना, इस पैराग्राफ को समझना। जब मैंने आपको पहले बताया था, इस लाइन को देखिए, यहां पर कहा जा रहा है मात्र जीवन निर्वहन हो रहा है, स्वास्थ्य स्तर जो है वो आम है, अर्थात मतलब आम जीवन से निम्न है। अगर आपको रोज 4 रोटी चाहिए तो रोज 4 रोटी आपको नहीं मिल रही है। कितनी मिल रही है? महज आपको 2 रोटी मिल रही है, 2 रोटी मिल रही है। अर्थात अपने आधे जो भोजन और पोषण की आवश्यकता है उससे आपने कंप्रोमाइज कर लिया, तो इसका मतलब आपके स्वास्थ्य में गिरावट आया, और जब गिरावट आया तो इससे अब आप स्कूल प्रणाली से अलगाव कैसे देखेंगे? तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है भैया कि आप पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं न्यूनतम मजदूरी दर पर, अर्थात प्रचलित मजदूरी दर से कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होंगे, और यहीं पर बाल मजदूरी भी बढ़ेगी,
और बाल मजदूरी बढ़ेगी तो जो स्कूल में जाने का समय था वो समय मजदूरी करने में निकल रहा है, इसलिए स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। ठीक बात है, यह मेंस का है, ये समझ लीजिए कि अगर इन बातों को आप लिखते हैं मेंस में तो इससे आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। अच्छा, कुछ और बातें यहीं पर कहा गया, इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था, अर्थात उस व्यक्ति को जो बेरोजगार है उसे उपयोगी ढंग से नियोजित करके रोजगार दिया जा सकता था, साथ ही साथ उसे उत्पादन भी किया जा सकता था। तो ये सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व तो बन जाएंगे, अर्थात यह बोझ बन जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पर सोसाइटी में दो तरह की समस्या है, अर्थात समाज में दो तरह, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें दो तरह की समस्या है। एक समस्या ये देखने को मिलती है कि लोगों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं है इसलिए बेरोजगारी है, और दूसरी स्थिति यह है कि तकनीकी ज्ञान की मांग तो है लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, और जिनके पास ज्ञान है वह भी रोजगार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों के पास जो कौशल है या ज्ञान है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कंप्यूटर चलाने आता है, ठीक है, तो कंप्यूटर चलाने का मतलब केवल मुझे शट डाउन करने और ऑन करने, स्विच ऑन करने आता है, मैंने ऑन कर दिया, बाकी अगर मुझे कह दिया जाए कि एमएस वर्ड पर कैसे काम किया जाता है मुझे नहीं पता है। ठीक है, या फिर मुझे कह दिया जाए कि पीपीटी पर कैसे काम करना है मुझे नहीं पता है। बेसिक नॉलेज है लेकिन केवल बेसिक नॉलेज से तो काम चलेगा नहीं, आपको बाकी उसके सेगमेंट हैं वो तो समझना पड़ेगा। इसीलिए सारी बातें कही जा रही कि बाजार में एक स्थिति यह है कि तकनीकी ज्ञान नहीं है और इस वजह से बेरोजगारी की समस्या है, और दूसरी एक तरफ अर्थव्यवस्था में जो नॉलेजेबल लोग हैं उनकी डिमांड है, लेकिन वो व्यक्ति उसका ज्ञान भी रखता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका ज्ञान सीमित है इस क्षेत्र में। यहाँ तक बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए सरकार इन क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रही है और इस दिशा में प्रयास करके कौशल विकास, आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम सुने होंगे, सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। ये अलग बात है कि उस योजना में केवल वेल्डिंग करना सिखाया जाता है, लकड़ी का काम सिखाया जाता है, लेकिन हाँ उससे कौशल विकास हो रहा है। ठीक है, अब ये आपका लेसन खत्म होता है संभवतः, और इस लेसन के खत्म होने के बाद अगला जो लेसन आपका शुरू होता है वह क्लास 9th लेसन 3। और ये क्या कहता है, हमने बात कर ली थी, अब देखिए क्रम से चल रहा है, अभी तक आपने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। उस लेसन को आप जब क्रमशः देखेंगे, क्रम से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, और आगे चल करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दरअसल अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में जो माइन्यूट डिफरेंस है वो क्या है। हालांकि पहली क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा इसलिए बताया था क्योंकि आगे अभी ये आने वाला है, उसको हम और विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थशास्त्र क्यों कह रहे हैं, अर्थशास्त्र कैसा विषय है, ये सब सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, घबराना नहीं है, वो सारी बातें आएंगी। तो यहाँ पर निर्धनता एक चुनौती के रूप में देखा गया, एक चुनौती के रूप में इस अध्याय में बात की जा रही है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो आपका पहला लेसन था वो क्या था? आप लोगों को आई थिंक याद होगा कि हमने पहले लेसन में बात कर लिया था पालमपुर गांव के बारे में। पालमपुर गांव, और पालमपुर गांव में हमने बात किया था कि यहां पर कौन सी उत्पादन की क्रियाएं, उत्पादन की क्रियाएं कौन सी हैं। ठीक है, उत्पादन की क्रियाओं को हम लोगों ने देख लिया था।
फिर उसके बाद दूसरे लेसन में हमने बात किया था, यहीं पर हमने ये भी देख लिया था कि जो संसाधनों का वितरण है वो असमान है, कुछ लोगों के पास ज्यादा है और कुछ लोगों के पास केवल जीवन निर्वहन के लिए है। ठीक है, अब जो दूसरा लेसन आपने देखा, दूसरे लेसन में हमने बेरोजगारी के बारे में बात कर ली, सॉरी, संसाधन के रूप में लोग, और यहां से हमने किसकी बात कर ली, मानव पूंजी, मानव संसाधन और पूंजी, और पूंजी की हमने बात कर ली। यहीं पर हमने बात कर लिया बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ साथ हमने ये बात कर लिया कि हम इस दिशा में क्या प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इससे समस्याएं क्या हैं, तो मानव संसाधन, मानव पूंजी और बेरोजगारी, और इस मानव संसाधन को मानव पूंजी बनाने से संबंधित जो पहल हैं वो क्या किए जा सकते हैं, इसको लेकर के वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो आपने यहाँ पर उत्पादन की क्रियाएं समझ ली, उत्पादन की क्रियाओं के साथ साथ आपने ये समझ लिया कि उत्पादन कौन कर रहा है, आपने यह भी समझ लिया कि जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन, वो बड़े हैं या मानव संसाधन बड़ा है। तो हमने वहां पर बात किया था कि दरअसल जो प्राकृतिक संसाधन है वह अपने आप में उपयोगी नहीं है जब तक कि उसका उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति ना हो, अर्थात वहां पर मानव रूपी संसाधन और पूंजी की भूमिका बढ़ जाती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं या हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप वो सेवाएं देता है। ठीक है, तो जब ये स्थिति होगी तो हमें क्या चाहिए, पहल चाहिए। कैसी पहल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में। अब यहीं पर सोचिए कि जब ये चीजें नहीं हो पाएंगी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास नहीं हो पाएगा, तो बेरोजगारी होगी, जिसके बारे में हमने यहीं पर पढ़ लिया। और जब बेरोजगारी हो रही है तो भैया आप सोचिए कि निर्धनता भी तो होगी। तो यहां पर अब बात की जा रही है निर्धनता, और निर्धनता, इस टॉपिक का नाम ही है कि निर्धनता एक चुनौती। तो यहां निर्धनता एक चुनौती, और ये चुनौती कैसे है, तो आप ये सोचिए कि इससे संबंधित जो बातें हमने पहले भी देखा था, सॉरी, चुनौती के रूप में हमने इसे देखा था निर्धनता को। ठीक है, हमने यहां पर देख लिया था कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, सॉरी ये वाली स्लाइड थी, हमने ये बात कर लिया था कि क्या क्या यहां पर चुनौतियां हैं। ठीक है, समस्याएं हैं। अब हम बिल्कुल इस पर फोकस करके बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, देखनी है। तो देखिए, निर्धनता एक चुनौती। निर्धन किसे कहेंगे, या निर्धन कौन व्यक्ति है, जिसके पास धन नहीं है वही तो निर्धन है। शब्द देखिए, निर्धन, जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन है। तो धन कौन कौन से हैं, तो आप उसे इकोनॉमी की भाषा में एसेट कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। तो संपत्ति की जब बात होती है तो संपत्ति तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी संपत्ति होती है, एक को हम कहते हैं कि यह भौतिक संपत्ति है, एक को हम कहते हैं कि यह मौद्रिक संपत्ति है, मौद्रिक संपत्ति है, और एक है बौद्धिक संपत्ति। ठीक है, क्या है, बौद्धिक संपत्ति। अब यहां देखिए, थोड़े समय के लिए यहां पर मैंने मुद्रा की बात की, अब यहां पर धन की बात किया, तो धन को हम संपत्ति के रूप में अभी मान करके चल रहे हैं, उसको आगे चल करके थोड़ा थोड़ा जो माइन्यूट डिफरेंस है, जो थिन लाइन है, उसको समझेंगे। अभी यहां पर समझ लेते हैं भौतिक संपत्ति, अर्थात यहां पर जमीन की बात की जा रही है, घर की बात की जा रही है, गाड़ी की बात की जा रही है। ये क्या है जो आपको दिखाई दे रहा है, भौतिक संपत्ति है। मेरे पास मोबाइल है, वो भी मेरी भौतिक संपत्ति है। कार है, गाड़ी है, बाइक है, वो भौतिक संपत्ति है। मौद्रिक संपत्ति, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरा अकाउंट में पड़ा हुआ है पैसा, जेब में पड़ा हुआ है, उसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है,
यह मौद्रिक परिसंपत्ति है। मौद्रिक क्या है? जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। बौद्धिक में क्या आएगा? मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं या आप अपनी नॉलेज का, जैसे आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, उस कंप्यूटर के ज्ञान की बदौलत आप जा करके और किसी ऑफिस में ये कहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप क्या कर रहे हैं? जो आपकी एसेट वहां पर है, आपका बौद्धिक ज्ञान है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? जब सेवा दे रहे हैं तो उसके बदले हमें पैसा मिल रहा है, अर्थात मुद्रा मिल रही है। तो यहां हमने संपत्ति की बात की। दरअसल ये सारी बातें इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहां पर जमीन बतानी थी। अब यहां पर देखिए, निर्धन व्यक्ति वह है जिसके पास, वह भूमिहीन है, आप ऐसे सोचिए, भूमिहीन है, श्रमिक है, और जो झुग्गियों में रहने वाले व्यक्ति हैं, उसके अलावा श्रमिक, बाल श्रमिक, ये सभी कौन है? तो यह लोग निर्धन व्यक्ति हैं। और निर्धन इसलिए हैं क्योंकि इनके पास धन नहीं है कि वह अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड है, उसको पूरा कर सके। यहाँ पर आंकड़े बताते हैं, जो एनसीईआरटी में बताया गया है कि हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। ये कब बताया गया? तो ये तो बताया गया एनसीईआरटी में, लेकिन इसके अनुसार जो 2011-12 की जनगणना हुई थी, उस सेंसस के अनुसार 11 में जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार 27 करोड़ लोग निर्धन हैं भारत में, ये बताया गया। अब मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को भी समझना है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से संबंधित अभी आंकड़ा आया था, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मल्टी पॉवर्टी क्या होती है उसको समझ लेंगे। अच्छा, निर्धनता के विशिष्ट मामले हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? तो निर्धनता के जो विशिष्ट मामले देखने को मिलते हैं, एक तो शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दोनों जगह हमें वेरिएशन दिखाई देता है, अलगाव या अलग अलग स्थितियां दिखाई देती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि निर्धनता के विशिष्ट मामले। अब इन विशिष्ट मामलों के साथ साथ यहीं पर बात होगी कि शहरी निर्धनता हम किसको कह रहे हैं? एक राम शरण की कहानी है और बाल मजदूरी की कहानी है और दूसरे अल्प पोषण की बात है। आप सोचिए कि जब बेरोजगारी की बात हम वहां पर पढ़ लिए थे, तो बेरोजगारी से अब कनेक्ट करिए। बेरोजगारी होगी अर्थात आपकी आय कम होगी, आय कम होगी तो इसका मतलब न्यूनतम आवश्यकताएं प्रभावित होंगी। अब यहीं से गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे? बच्चे से बाल मजदूरी कराएंगे, क्योंकि उसका पेट भी तो भरना है। और दूसरा, जब ऐसी स्थिति होगी तो अल्प पोषण की अवस्था होगी, अर्थात एक छोटे बच्चे से बड़े व्यक्ति के बराबर आप काम लेना शुरू कर देंगे तो उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, क्योंकि उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है और एक छोटे बच्चे से आप बड़ों के बराबर काम ले रहे हैं। तो अल्प पोषण की वजह से ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो शहरी निर्धनता के बारे में हम ये बातें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब एक बार राम शरण की कहानी को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उससे संबंधित जो मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज आपको समझ में आएगा। यहीं पर देखिए, निर्धनता एक चुनौती के रूप में, और ये बताया गया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धन हैं। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं। शहरी निर्धनता, जो 33 वर्षीय राम शरण झारखंड में रांची के निकट में गेहूं आटे की एक मिल पर दैनिक मजदूरी करते हैं, श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जब कभी उसे काम मिलता है, अर्थात काम नियमित रूप से नहीं मिलता, यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, जिसमें उसकी पत्नी भी है, 6 माह से लेकर के 12 वर्ष तक के उसके बच्चे हैं और 4 बच्चे इसमें शामिल हैं। उससे रामगढ़ के समीप ही यहाँ पर बताया जा रहा है
गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए पैसा भी भेजना है और 1500 रुपये कभी कभी कमा लेता है। ठीक है, पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वहन के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। अर्थात पिता बुजुर्ग हैं और वो निर्भर हैं, अर्थात यह एक अर्थव्यवस्था पर दायित्व के रूप में उसके पिता काम कर रहे हैं। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी हुई एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी शांता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी के रूप में काम करती है, जिसमें उसे 800 रुपये मिल जाते हैं या 800 रुपये कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा पाते हैं। यहाँ पर कहा गया है अल्प भोजन, अर्थात पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, तो इससे जो पोषण है वो प्रभावित हो रहा है, अर्थात अल्प पोषण उनका हो रहा है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान पर काम करता है और उसे एक सहायक के रूप में काम करते हुए 300 रुपये मिल जाता है। अब यहाँ पर उसकी 10 साल की छोटी बेटी है, उसकी देखभाल करती है। और कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने ही कपड़े हैं, नए कपड़े नहीं हैं। और नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल फट जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इनके पास जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। ये बातें आपने यहाँ पर देख लिया। यहीं पर एक और बात आएगी, ग्रामीण निर्धनता। लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। दरअसल ये बॉक्स इसलिए मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे मैसेज होते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया। जो आपने पीछे पढ़ लिया है उसको कोरिलेट करके बताया कि जो रामसरन के पिता हैं वो अर्थव्यवस्था पर दायित्व हैं और कैसे ये समस्याएं, अर्थात पिता की गरीबी, बेरोजगारी यह या निर्धनता वो आगे बच्चों में ट्रांसफर हो रही है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ग्रामीण निर्धनता, लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव के रहने वाले हैं। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के छोटे मोटे काम कर लेते हैं। काम अनियमित होता है, आय भी वैसे ही होती है। ठीक है, कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बावजूद महज 50 रुपए मिलता है। इत्यादि इत्यादि बातें। लक्षा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेती से जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। इस तरह की समस्याएं इनके पास है जो अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पर समझ रहे हैं ये क्या है, निर्धनता को बता रहा है और उसी निर्धनता की वजह से वह अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब इस बात को समझने के बाद यहां पर देख लेते हैं और क्या बातें बताई गई हैं। ग्रामीण निर्धनता, लखा सिंह के बारे में भूमिहीन मजदूर हैं जो मजदूरी करने का काम करते हैं क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है, आजीविका के लिए कृषि भी नहीं कर पाते। जो लखा सिंह का परिवार है 8 सदस्य है और इसलिए यहाँ पर अल्प पोषण की समस्या देखी जा रही है। पर्याप्त पोषण नहीं सुनिश्चित हो पा रहा है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया वहां पर। अब जो सामाजिक वैज्ञानिक है उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है, हमने तो ये तो समझ लिया, लेकिन यहाँ पर सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को भी समझना पड़ेगा। सामाजिक अपवर्जन की बात होती है, तो अपवर्जन हमने समझ लिया था कि अपवर्जन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका कारण क्या है और परिणाम क्या है, दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जब हम कारण की बात कर रहे हैं तो इसका कारण जाति व्यवस्था माना जा रहा है। जाति व्यवस्था के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो इसका परिणाम है, अर्थात कारण जाति व्यवस्था पहले भी माना जा रहा था, आज भी ये कारक के रूप में काम करता है। बहरहाल यहाँ पर जाति व्यवस्था की वजह से क्या हो रहा है कि इसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि व्यक्ति का अपवर्जन हो रहा है, समाज से अपवर्जन हो रहा है। और जब समाज से अपवर्जन हो रहा है इसका मतलब यह है कि वह जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही हैं और उन सभी लाभों से वंचित हैं जिसके वो हकदार हैं, और इसलिए उनके पास जो अवसर हैं वो कम हो जाते हैं। अभी तो ये बात ऐसे समझ लिया, अब इसको विस्तार से समझिए। सामाजिक अपवर्जन, कारण यह है कि निम्न जाति का व्यक्ति है, इसके पास भूमि भी नहीं है। भूमि नहीं होने की वजह से
समाज में इसे वो स्थान नहीं मिलता है, गरीब तो वैसे ही है, और जब गरीब है तो अपवर्जित अर्थात समाज से वंचित है, सुविधाओं से वंचित है। सुविधाओं, कौन सी सुविधाएं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास, ठीक है। और इस वजह से वो लाभ नहीं कमा पाता, वो लाभ नहीं कमा पाता सोसाइटी में या फिर बाजार में। और इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि इसके पास जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल होना चाहिए वो नहीं हो पाई है, इसलिए इसके पास अवसर की कमी है, क्योंकि इसके पास बाजार के अनुकूल ज्ञान नहीं है या कौशल नहीं है। तो एक आपने ये देख लिया, ये इनका कहना है समाज विज्ञानियों का। इसकी वजह से क्या होता है? असुरक्षा की भावना बढ़ती है। अब जैसे यहां पर सोच लीजिए, विशेष समुदाय, जब विशेष समुदाय की बात की जा रही है तो यहां पर पिछड़ी जातियों की बात की जा रही है, विधवा महिलाओं की बात की जा रही है, दिव्यांगों की बात की जा रही है। साथ ही अधिक प्रभावी होने की संभावना बढ़ जाती है। जब ऐसी स्थिति होगी, अर्थात व्यक्ति निर्धन होगा, असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, और ये असुरक्षा की भावना विशेष समुदायों में, जैसे पिछड़ी जातियों में, विधवा महिलाओं में, यहाँ पर दिव्यांग लोगों में, ये विशेष समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। और असुरक्षा की भावना और ज़्यादा किसको बढ़ा देगी? तो यह अधिक प्रभावित करने की संभावना को बढ़ा देती है। जैसे आपदा के समय इसकी प्रभाविता अर्थात असुरक्षा की प्रभाविता और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं गरीब हूं, और गरीब व्यक्ति जब उसके पास सुविधाएं नहीं है, और उसी में पता चला उसकी झोपड़ी जो बनी हुई थी घास फूस की, मिट्टी की, बाढ़ आ गई। बाढ़ एक आपदा है, देखिए, प्राकृतिक आपदा है। अब प्राकृतिक आपदा की वजह से उसका घर ही बह गया। तो जो समस्याएं यहां पर थीं, अब ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ गईं। अब यहां पर बढ़ने की बात की क्या की जा रही है? आपदा की वजह से बढ़ गई हैं। और कौन कौन सी समस्याएं? असुरक्षा की भावनाएं बढ़ रही हैं। तो यहां पर देखिए, परिसंपत्ति को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और रोजगार को लेकर के ये चीजें बढ़ गई हैं। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब बात आती है कि निर्धनता रेखा क्या है। तो निर्धनता रेखा एक काल्पनिक रेखा है। जैसे आप पढ़ते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक, थोड़े समय के लिए हम इसको मान ले रहे हैं, ठीक। इसको कहा जा रहा है कि यह भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री, यह भूमध्य रेखा है, काल्पनिक रेखा है, कोई बनाया नहीं गया है कि ये यहां से होकर के ये ऐसे ही बिल्कुल जाएगी। ये काल्पनिक रेखा मान ली गई है। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये मान लिया गया है। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि एक काल्पनिक रेखा है। और काल्पनिक रेखा कैसे? आपने ये देख लिया कि यह अक्षांश है, ये देशांतर है, ये देशों के मध्य अंतर करने वाली रेखा है। अच्छा, अब यहां पर सोचिए, इसको मैं हटा देता हूं और इसी चीज को मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया। ये एक टेबल, ठीक है, और मैंने ये कहा यहां पर 1000 जो आय कमाने वाले या आय वाले लोगों की ये लाइन है। फिर मैंने कहा कि ये जो लाइन है यह बताती है कि यहां पर जो लोगों की इनकम है वह 2K है। 2K का मतलब 2000, और ये जो लाइन है यहां पर 3K की है, अर्थात 3000 कमाने वाले लोग हैं। अब मैंने ये कहा कि भारत में जो स्थिति है, हम इसको मान रहे हैं कि जो लोग 1000 कमाने वाले लोग हैं, इनको हम कहेंगे कि 2000 से कम और 1000 से नीचे,
अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है तो इस सेगमेंट में जितने लोग आएंगे उनको हम कहेंगे, अब मान लेते हैं यहां पर 10 लाख, थोड़े समय के लिए 10 लाख लोग आ रहे हैं, थोड़े समय के लिए उदाहरण के तौर पर मान ले रहे हैं, अर्थात यह एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई, किसके आधार पर? तो यह काल्पनिक रेखा बना दी गई आय के आधार पर। आय ही तो है, इनकम के आधार पर। अच्छा, ये इनकम का आधार है। दूसरा एक ये बताया गया कि एक और हम आधार मान लेते हैं और इसको कह रहे हैं हम कैलोरी के आधार पर। ठीक है, अब कैलोरी क्या है अभी समझ लेते हैं। और कुछ में यह कहा गया कि व्यय के आधार पर, व्यय। ठीक है, अब इसमें जो योजना आयोग ने सबसे पहले बताया और जिसको काफी समय तक माना गया उसको समझ लेते हैं, बाकी सारी चीजों को छोड़ करके उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये कहा गया कि हमने काल्पनिक रेखा मान लिया कि 1000 से कम कमाने वाले व्यक्ति जो हैं उनको हम कहेंगे कि यह गरीबी रेखा अर्थात बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, और इनको हम कह रहे हैं कि ये गरीब है, ये निर्धन है। ठीक है, अच्छा, अब ये कहा गया कि इसका हम निर्धारण तो कर रहे हैं, लेकिन ये आय के आधार पर हो गया। जो कैलोरी है, दरअसल कैलोरी आप इसको ऐसे समझिए, इसको ऊर्जा कहा जा रहा है। हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी वाहन को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल या सीएनजी की ज़रूरत पड़ती है, या एथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है, या आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात उसमें जो बैटरी लगती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त पोषण की ज़रूरत पड़ती है, और अगर पर्याप्त पोषण हमारे शरीर को सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है तो कुछ दिन के बाद हम धीरे धीरे बीमार होंगे, और बीमार होने के बाद अंतिम स्थिति है ना, वही यात्रा आप लोग समझ रहे हैं। बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि कैलोरी, और कैलोरी को मैंने ये कहा ऊर्जा, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, किससे मिलेगा? पर्याप्त पोषण से। किससे मिलेगा? पर्याप्त पोषण से। और पर्याप्त पोषण भी किससे मिलेगा? तो जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट हुआ या फिर प्रोटीन हुआ, मान लेते हैं यहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, वसा, सब कुछ इसमें शामिल कर लीजिए। इन सब से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। और ऊर्जा मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें पर्याप्त पोषण मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो हमारा पर्याप्त पोषण सुनिश्चित हो रहा है। पर्याप्त हमें प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें ऊर्जा मिल रही है, हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण मिल रहा है, हम काम करते रहेंगे। तो योजना आयोग ने यह निर्धारित किया कि ये जो कैलोरी है, इस कैलोरी के आधार पर, अब ये कैसे होगा इसको समझेंगे, ध्यान रखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कहा गया कि भैया, और शहरी क्षेत्र के लिए, ठीक है, यहां पर क्षेत्र शब्द जोड़ देते हैं, और यह कहा गया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति एक दिन में यहां पर 2400 कैलोरी, अब यहां पर कैलोरी शब्द, ऊर्जा उपभोग कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। दूसरी बात, शहरी क्षेत्र के लिए अगर एक दिन में 2100 कैलोरी वह ऊर्जा कंज्यूम कर पा रहा है, अर्थात ले पा रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। तो ये कैसे हम निर्धारित कर रहे हैं? तो ये जो कैलोरी ऊर्जा है इसको खरीदेगा कैसे? और अर्थात उसकी आय है, और आय है इसीलिए वह कैलोरी पर व्यय कर पा रहा है। तो तीनों बातें इसमें शामिल हो गई। बहरहाल आप इसे संक्षेप में ये समझिए कि भैया, ये आसान भाषा में बता देता हूं कि योजना आयोग ने ये कहा
कि हम कैलोरी ऊर्जा उपभोग के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं। 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी है। अगर इतना कोई व्यक्ति कंज्यूम कर पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो गरीब नहीं है, अर्थात इस गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता है। वह मान लो कि ठीक है, अमीर व्यक्ति है, इससे ऊपर है, गरीब तो नहीं है। यही बातें यहाँ पर बताई गई है। तो निर्धनता रेखा का आकलन कैसे? तो यहाँ पर कहा गया है कि भैया आकलन के लिए सामान्य स्थिति यह है कि कितना व्यय करता है और यहाँ पर उपभोग के उसका स्तर क्या है। और जब उपभोग के स्तर की बात की जा रही है तो यही तो बात होगी कि उपभोग का स्तर क्या है। और उपभोग के स्तर के साथ साथ यहीं पर कहा जा रहा है कि अगर न्यूनतम स्तर से नीचे अर्थात 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम अगर उपभोग कर पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो गरीब है। लेकिन यहाँ पर समय और स्थान के आधार पर यह कहा गया है कि जो गरीबी की परिभाषा है वो बदलती रहती है। बदलती कैसे रहती है? भारत में गरीबी की परिभाषा और पैमाना, भौगोलिक अवस्थितियां अलग हैं, यहाँ पर आय का स्तर अलग है, तो इसलिए यहाँ पर अलग होगा। अमेरिका के लिए अलग होगा। अमेरिका के लिए कहा गया कि वहां पर भौगोलिक स्थिति देखिए, भौगोलिक दूरी देखिए। तो अमेरिका जब आप देखेंगे मैप में, जब आप ऐसे विश्व का मैप देखेंगे तो आपको अमेरिका यहां पर कुछ दिखाई देगा, यहां पर इस हिस्से में, ठीक है। इसे उत्तरी अमेरिका भी कहते हैं, यूएसए की बात की जा रही है। और हमारा प्यारा भारत यहां पर कुछ दिखाई देगा, यहां पर ऐसे कुछ और थोड़ा सा ऊपर। यहां पर जो हमारा, और यहां पर आपको दिखाई देगा, और छोटा बनाना चाहिए था। बहरहाल समझने के लिए समझिए, मैं एग्जैक्ट मैप नहीं बना रहा हूं, केवल सांकेतिक रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर अमेरिका है और यहां पर ये भारत है। भौगोलिक दूरी आपने देख लिया, भौगोलिक अवस्थिति देख लिया। अब ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका में व्यक्ति है उसके पास अगर कार नहीं है तब वो गरीब है। लेकिन भारत में क्या स्थिति है? भारत में कार को विलासिता की वस्तु माना जाता है, उपभोग की वस्तु माना जाता है। विलासिता कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो उसका मतलब अमेरिका का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का इनकम लेवल अलग है और उसी के हिसाब से वहां पर गरीबी रेखा का निर्धारण भी हो रहा है। तो ये बात हमने समझ लिया कि यह जो आकलन किया जा रहा है वह समय स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे यूएसए में मैंने कहा कि कार नहीं है, वो व्यक्ति गरीब है, और भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास कार है तो उसे उपभोग या विलासिता की वस्तु माना जा रहा है। तो गरीबी की परिभाषा बदल गई। तो कहने का मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर समान गरीबी की परिभाषा नहीं है। भारत में जो स्थितियां हैं वह अलग हैं, अमेरिका में स्थितियां अलग हैं क्योंकि आय का लेवल अधिक है। अमेरिका एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है, अभी यह निर्माण की प्रक्रिया में है। पाकिस्तान में गरीबी की परिभाषा अलग होगी, श्रीलंका में गरीबी की परिभाषा अलग होगी। तो यहां तक आपने इन सभी बातों को समझ लिया। अब बात एक और आती है कि ठीक है भैया, निर्धनता रेखा का निर्धारण तो यहां पर कहा गया है कि किसके आधार पर किया जा रहा है? खाद्यान्न के आधार पर, न्यूनतम जीवन निर्वहन आवश्यकताओं के आधार पर किया जा रहा है। जब खाद्यान्न की बात हो रही है तो आवश्यक कैलोरी की पूर्ति, और वही बात मैंने बताया कि 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में, 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में। और ग्रामीण में ये कहा गया कि इसी के आधार पर ये देखा जाएगा कि इतनी कैलोरी ऊर्जा एक व्यक्ति कितने रुपए में एक महीने में खरीद सकता है। तो ये कहा गया कि भैया ग्रामीण क्षेत्र में मासिक अगर कोई व्यक्ति इतना कमाता है 816 रुपये, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। शहरी क्षेत्र में कहा गया कि 1000 रुपये अगर कोई व्यक्ति कमाता है, उसकी इनकम है, तो इसका मतलब यह है कि वो इतनी कैलोरी ऊर्जा खपत कर सकता है, खरीद के खा सकता है, इसलिए उसके पोषण की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, वो गरीब नहीं है। लेकिन इन महाशयों को कौन बताए कि केवल कैलोरी ऊर्जा ही पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी ज़रूरतें होती हैं।
ठीक है, बहरहाल ये बातें इसमें बताई गई हैं, इनको हमने देख लिया। निर्धनता के अनुमान की बात करें तो ये बताया गया 1993 में, 93-94 में। और फिर से ये डाटा मैं बता रहा हूं, ये डाटा क्यों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये डाटा जो 1993-94 की बात कर रहा है कि यहां पर प्रतिशत के रूप में बताया गया है, निर्धनों की संख्या बताई गई है। यहाँ पर तेंदुलकर कार्यप्रणाली के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 507 और यहाँ पर शहरी क्षेत्र में 32, कुल टोटल ये बताया गया है कि योग इसका 45 है। निर्धनों की संख्या ये करोड़ में, ये यहाँ पर प्रतिशत में बताया गया है, यहाँ पर करोड़ में बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इतने हैं, शहरी क्षेत्र में इतने हैं, और जो संयुक्त योग है वो इतना है करोड़ में। अब यहाँ पर 2011-12 में ये कहा गया कि यहाँ पर अनुपात अर्थात प्रतिशत के रूप में ये बढ़कर घट करके कम हो गया है, यहाँ पर भी कम है और कुल योग भी इसका कम है। यहाँ पर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है, कुल योग इसका 270 करोड़ आ रहा है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार। स्वाभाविक सी बात है, इसके आधार पर जब समावेशी विकास से संबंधित बातें आएंगी मेंस में लिखने के लिए, तो आप बताएंगे कि जो उस समय गरीबी थी वो इतनी थी और अभी गरीबी 2011-12 में इतनी कम हुई है। फिर आप नीचे आ जाएंगे कि वर्तमान स्थिति यह है, आर्थिक समीक्षा का आप वहां पर हवाला दे सकते हैं और हवाला दे करके आप बता सकते हैं कि इस समय इतनी है, अर्थात गरीबी में कमी आई है प्रतिशत के अनुपात के रूप में भी। और अगर आंकड़ों को देखा जाए अर्थात करोड़ में, तो वो कमी आई है, अर्थात हम समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। ठीक है, या सरकार की नीतियां समावेशी विकास को बढ़ावा दी हैं। तो ये बातें हो गई। असुरक्षित समूहों के बारे में बात कर लें तो भारत में निर्धनता 2000 की बात की जा रही है, सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है, तो इनको देखना जरूरी है, ये ध्यान रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि भैया केवल ये ऐसे आपको डायग्राम दिख रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। उपयोगी क्यों है? क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो इसी तरह की चीजें आपको मिलेंगी। आपको ये नहीं मिलेगा सब कुछ लिखित में कि इतना यहाँ पर है, इस गांव के इस क्षेत्र में इस व्यक्ति की इतनी गरीबी है। ठीक है, ऐसे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें क्या है, तो ये असुरक्षित समूहों के बारे में बात कर रहा है। इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या कितनी है? 100 पुरुषों में। तो 100 पुरुषों में जो अनुसूचित जनजाति है यहाँ पर बताया गया है कि 43 है, 100 में से 43 गरीब हैं, सर्वाधिक असुरक्षित हैं। और अनुसूचित जाति में 100 में से 29 व्यक्ति हैं। भारतीय निर्धनता अनुपात औसत यहाँ पर 22 है। यहाँ पर बताया गया है कि जो अनियत कृषि श्रमिक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो यहाँ पर 34 देखने को मिल रहा है प्रति 100 में से। अनियत गैर कृषि श्रमिक की बात की जा रही है शहरी क्षेत्र में, यह 34 है। तो ये आपको बता रहा है कि कितना है, और ये आंकड़ा आप लोगों को आपके जहन में होना चाहिए कि प्रति 100 व्यक्तियों पर ये बता रहा है। तो ये कौन है? ये सर्वाधिक वंचित व्यक्ति है ना, और वंचित व्यक्ति हैं। यही आंकड़ा आप लोग जब लिखेंगे या बताने की कोशिश करेंगे, किसमें? जब आप मेंस लिखेंगे तो वहां पर काम आएगा कि जो यह असुरक्षित व्यक्ति हैं उसमें कौन कौन आते हैं। तो यहाँ अनुसूचित जनजाति और जनजातियों की बात की जा रही है, और जनजातियों की सांस्कृतिक विविधता और उनका जो जीवन चक्र है, यहाँ पर जीवन चक्र उपयुक्त नहीं होगा, उनकी जीवन शैली कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। उनकी जो जीवन शैली है उसकी वजह से क्या ये गरीब है या कोई सिस्टम का फेल्योर है, ये सब बातें आप लोग उसमें लिखेंगे, बताएंगे, आंकड़ों के साथ आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और बातें यहां पर देख लें। असुरक्षित समूहों की बात की जा रही है तो उनके सामने दोहरी समस्या देखने को मिलती है। अब दोहरी समस्या कौन सी है और असुरक्षित समूह कौन से हैं, तो हमने इससे पहले वाले पेज में देख लिया, अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है। ये असुरक्षित इसलिए हैं और इनके सामने दोहरी समस्या इसलिए भी है क्योंकि ये भूमिहीन है, इनके पास कृषि भूमि नहीं है। और जब भूमिहीन है तो स्वाभाविक सी बात है कि आजीविका कृषि भी नहीं कर सकते, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि इन्हें जो दिहाड़ी भी मिलती है, मान लीजिए कहीं जाते हैं और श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, तो भी इनके पास जो श्रमिक के रूप में नियोजन होता है वो भी अनियमित है, अर्थात इन्हें दैनिक मजदूरी में भी काम नहीं मिलता।
या यूं कह सकते हैं कि रोज या डेली इनको काम नहीं मिलता, तो इनकी दिहाड़ी भी उसी तरह से है। तो दिहाड़ी उसी तरह से है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके सामने दोहरी समस्या है। एक तो यहाँ पर भूमि नहीं है ताकि वो कम से कम अपनी ज़रूरत की खाद्यान्न को उपजा तो सकें, भोजन की आवश्यकता पूरी हो सके। और मान लेते हैं नहीं उन्हें दिहाड़ी मिल रही है, नहीं मजदूरी मिल रही है, तो यहाँ से तो ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन यह भी नहीं है और यह भी नहीं है। इस वजह से इसमें और लोगों को शामिल किया गया, कहा गया कि जैसे वृद्ध हैं, महिलाएं हैं और बच्चे, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। यह सभी संसाधनों से वंचित हैं। कौन से संसाधन? यही जो संसाधन आप देख रहे हैं, उनके पास संसाधनों तक पहुंच नहीं है। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। इन बातों को समझने के साथ साथ यहां पर बात आती है शिवरमन की कहानी की, जिसके परिवार में कुल 8 सदस्य हैं, पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं और अन्य हैं। अनियमित आय इनकी हो रही है 160 रुपये, जो यहाँ डिमांड हम देख रहे हैं, अर्थात वहां पर मांग किसकी है? जो मजदूरी की मांग है, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं इसको, रोजगार की मांग यह अधिक है। और मांग के हिसाब से अगर हम बात करें कि 250 रुपये दैनिक मजदूरी निर्धारित है, तो 250 के मुकाबले मांग अधिक होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पर कम मजदूरी दर पर काम करना पड़ता है, अर्थात यह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, इससे भी कम पर इन्हें काम करना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि इनकी आय कम होगी। साथ ही साथ यहाँ पर बहन की शादी भी करनी है और बच्चों की शिक्षा है। केवल 160 रुपए में इनकी पूर्ति नहीं हो सकती है, और नहीं हो सकती है तो फिर इन्हें अलग सोर्सों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। अंतर्राज्यीय असमानताओं की बात करें तो अंतर्राज्यीय यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर या एक राज्य के मुकाबले दूसरे राज्य में अंतर, इसको कहा जा रहा है अंतर्राज्यीय असमानता। असमानता आप समझ ही रहे हैं, समान नहीं है, असमान। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पर देखें, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। कई बार इन राज्यों को, राजस्थान वगैरह को, सबको मिलाकर के बीमारू राज्य भी कहा गया है। ठीक है। अब यहां पर बात की जा रही है निर्धनता और नगरीय निर्धनता, दोनों का स्तर यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहां पर हम लोगों ने बात किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहां ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। क्यों हुआ था भाई? तो यहां पर भूमि का दायरा अधिक है, भूमि का दायरा अधिक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यहां पर सफल रहा। सफल रहा तो यहां पर जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, इसमें जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वो अधिक हुआ, अर्थात सरप्लस उत्पादन हुआ, और इससे इनकी बचत जो है, या आप सेविंग कहते हैं, ये बढ़ी। तो यहां पर निर्धनता कम हो गई। यहां की अगर बात कर लें यहीं पर कुछ और राज्यों की, तो केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात और पश्चिम बंगाल। यहां आप देखेंगे तो एक विशेष प्रकृति आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? यहां पर जो औद्योगिक कारखाने हैं, या यूं कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा देखने को मिले। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की भी कुछ यही स्थिति है, तमिलनाडु की भी बात कर लीजिए, और गुजरात तो प्राचीन काल से ही वहां पर बंदरगाह रहे हैं, तो वहां की स्थिति बेहतर है क्योंकि व्यापार व्यवसाय वहां से होता रहता था। पश्चिम बंगाल की भी वही स्थिति है, तो इसलिए यहां पर निर्धनता में गिरावट देखने को मिली, अर्थात निर्धन व्यक्ति यहां पर कम देखने को मिलते हैं। तो ये अंतर्राज्यीय असमानताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि भौगोलिक अवस्थितियां इसको निर्धारित कर रही हैं। तो मैं इस बात को मान करके चल रहा हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब निर्धनता के कारणों की बात कर लेते हैं कि निर्धनता का कारण क्या है। तो जब हम कारण की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं निर्धनता क्यों होती है। तो इसके कई कारण हैं। पहला ऐतिहासिक कारण, फिर ऐतिहासिक कारणों में हम ये बात कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थी वो कैसी नीति थी। हालांकि इसको आगे चल करके 11वीं क्लास के भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उस वाले में हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं।
भारत की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, वो एक लेसन है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म के बारे में, तो वहां पर इसकी चर्चा विस्तार से होगी। बहरहाल यहां पर संक्षेप में मैं चर्चा कर दे रहा हूं। अब बाकी सारी चीजों को छोड़ते हुए इस पर आपको फोकस करना चाहिए। वी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इसको कैसे आप समझेंगे? औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल अर्थात अंग्रेजों का काल, जो 200 सालों तक भारत पर रहे, उन्होंने शासन किया। यहां पर उन्होंने दो काम किए। बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, वहां पर बताऊंगा, इसलिए केवल मैं दो बातें बता रहा हूं। इन्होंने जो भारत में शिल्प उद्योग थे, उद्योग, इनको समाप्त कर दिया। भारत के शिल्प उद्योग की मांग बहुत ज्यादा थी। जो घरेलू उद्योग थे, उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे, इनको समाप्त कर दिया। अब यहां पर आप ये भी देखेंगे कि जब सहायक संधियां हुई तो उन सहायक संधियों के माध्यम से, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सहायक संधियों के माध्यम से सेना अर्थात जो रियासतें थीं, जो राजा थे या जमींदार थे, वहां पर सेना अंग्रेजों ने रख दिया। और जब रख दिया तो उनके सैनिक अर्थात राजा, रियासत या महाराजा जो भी थे, उनके सैनिक कम हो गए। और जब सैनिक खत्म हो गए धीरे धीरे, तो सैनिकों को जो हथियार चाहिए था, जो सामान चाहिए था, वो सभी भी बनाने वाले व्यक्ति बेरोजगार हो गए, क्योंकि अब उनकी आवश्यकता खत्म हो गई। अच्छा, अब जब ये खत्म हुई तो यहां पर जो राजा थे, राजा की जो राजशाही थी या रियासतों की जो राजशाही थी, वो खत्म हो गया। वो पेंशनर बन करके रह गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब उनकी राजशाही खत्म हो गई, तो अब वो टिकडिक टिकडिक जो रथ से चलते थे या घोड़े से चलते थे, अब वो भी खत्म हो गया। तो सोचिए, जो रथ बनाने वाला है उसका काम खत्म, उसका रोजगार खत्म। जो सजावट का सामान किसी भी रियासत में हुआ करती थी, राजा महाराजा के यहाँ हुआ करती थी, जमींदारों के यहाँ हुआ करती थी, सोने के गिलास, सोने के चम्मच, ठीक है, सजावट के सामान, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए। तो जब खत्म हो गए तो इसका मतलब यह हुआ उसको बनाने वाले लोग भी, जब राजा नहीं रहा, राजपाट नहीं रहा, उसकी शानो शौकत नहीं रही, तो फिर वो जो विलासिता की वस्तुएं थी, वो कहां से वो खर्च करेगा, उस पर कहां से खर्च करेगा, कहां रखेगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बनाने वाले लोग थे अर्थात शिल्पकार, ये उद्योग खत्म हो गए। घरेलू उद्योग जो कुछ भी छोटे छोटे थे, वो सब खत्म हो गए। अच्छा, ये दो बातें आपने समझ लिया, केवल दो बातों से इसको समझिए। ये समाप्त हो गए। समाप्त होने के साथ साथ अंग्रेजों ने कुछ ऐसा नहीं किया कि भारत में बड़े उद्योगों की स्थापना किया जाए। यहां पर उद्योगों की स्थापना नहीं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। केवल दो पॉइंट से समझिए। यहां पर एक तरफ ये खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ नए उद्योग नहीं लग रहे हैं। इसी को सम्मिलित रूप में हम ये कह रहे हैं कि यही स्थिति क्या है, विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण। क्लियर बात है? चीजें समझ में आ गई? शिल्प उद्योग नष्ट हो गए, जो भी घरेलू उद्योग थे, जितने भी शिल्पकार या जो कुछ भी बनाने वाले थे, सूती कपड़े बनाने वाले, सब खत्म हो गए, उनका विकास हुआ नहीं और नए उद्योग स्थापित नहीं हुए। तो जो उद्योग थे वो भी खत्म हो गए, नया बना नहीं, तो इसी को हम कह रहे हैं संक्षेप में विऔद्योगीकरण। तो पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर
आपने समझ लिया कि विऔद्योगीकरण की नीतियां ये कब आई? औपनिवेशिक काल में। ठीक। अच्छा, अगली बात हमें ये देखने को मिल रही है कि यहां पर जो जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि और साथ ही साथ धीमी विकास दर। जब जनसंख्या बढ़ेगी और विकास अर्थात विकास दर की बात जब यहां पर की जा रही है तो यहां पर आर्थिक विकास की बात की जा रही है। आर्थिक विकास, इसकी दर धीमी थी, अर्थात लोग बढ़ रहे हैं लेकिन उनके लिए रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये क्या होंगे? यह अर्थव्यवस्था पर दायित्व के रूप में काम करेंगे। 80 के दशक की बात करें तो असफलता देखने को मिली, अर्थात सरकार इस कार्य को करने में असफल रही, जैसे जनसंख्या को नियंत्रित करना और विकास को बढ़ावा देना। इसमें सरकार असफल रही, ठीक है, और इस वजह से जनसंख्या बढ़ती गई और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता गया। रोजगार का भारत में अभाव देखने को मिला, चूंकि हमारा विकास नहीं हो रहा है। विकास किससे होगा? तो जो वहां कंपनियां स्थापित की जाएंगी वही कंपनियां तो रोजगार देंगी, और रोजगार देंगी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे से ये है कि वहां से लोगों की आय बढ़ सकती थी। तो यहाँ रोजगार का अभाव देखने को मिला, और सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों में ही। तो जब आप पढ़ेंगे 1991 की नीति आपको बताया जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में, तो वहीं पर बताया जाएगा कि एलपीजी रिफॉर्म के से पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी कि निजी उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार तो सृजित हो रहा था, रोजगार तो मिल रहा था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का दायरा इतना बड़ा नहीं था कि सभी लोगों को रोजगार दे सके जितना कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर निजी क्षेत्र को भी मौका मिला होता तो शायद यहाँ पर रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र में बढ़ते और उससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे, और जो निर्धनता की स्थिति है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, होती जरूर लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि निर्धनता एक सापेक्षिक अवधारणा है। इसमें कई सारी बातें, निर्धनता जब आप गरीबी बात करेंगे तो गरीबी में देखा जाएगा 3 प्रकार की गरीबी। एक तो हम कहेंगे कि सापेक्ष गरीबी, एक निरपेक्ष गरीबी और एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देख लें कि दोनों जगहों पर रोजगार का सृजन नहीं हुआ, क्योंकि उद्योगों का भी विकास नहीं हुआ, और इसकी वजह से झुग्गियां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की परिघटना को दर्शाती हैं, बताती हैं कि ये झुग्गियां हैं। वो चिल्ला चिल्ला करके कहती हैं कि ये जो स्थिति है ये सही नहीं किया गया, इस पर भी काम नहीं किया गया, ये तो ठीक था, इस समय हम गुलाम थे, लेकिन उसके बाद इस पर काम करना चाहिए था, इस पर काम करना चाहिए था, अगर आपने नहीं किया तो उसका परिणाम क्या है ये दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता दिखाई दे रही है, ठीक। भूमि का असमान वितरण, अर्थात क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सबके पास समान भूमि होता है? पालमपुर गांव की कहानी देखिए, 450 के करीब आसपास ऐसे कुछ आंकड़ा बताया गया था कितने परिवार हैं, और उन सभी परिवारों में भूमि का समान वितरण नहीं है, और समान वितरण नहीं है तो जो आजीविका कृषि है वो प्रभावित होगी। सरप्लस उत्पादन एक व्यक्ति के पास ज्यादा हो रहा है, एक व्यक्ति के पास सरप्लस उत्पादन कम हो रहा है, और एक व्यक्ति के पास सरप्लस उत्पादन नहीं हो रहा है, और चौथा व्यक्ति ये है जिसके पास उत्पादन ही नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पास कृषि भूमि ही नहीं है। वो मजदूरी या तो भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में काम कर रहा है, या अन्यत्र क्षेत्रों में कृषि से अलग क्षेत्रों में वो मजदूर के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर भूमि का असमान वितरण देखने को मिल रहा है, और जो देश में भूमि सुधार किया गया था वह भूमि सुधार लक्षित तरीके से नहीं किया गया, अर्थात भूमि सुधार काफी मायनों में असफल रहा राज्यों की भी स्तर पर और केंद्र के स्तर पर, इसलिए यह जीवन स्तर में सुधार नहीं कर सका, ठीक है, अर्थात जीवन स्तर निम्न बना रहा। अब यहाँ पर सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान की बात करें तो सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान अब क्या होता है, राजस्थान क्षेत्र की बात करें, वहां पर मृत्यु भोज होता है, और मृत्यु भोज जब होता है तो एक वहां पर प्रथा है कि जितने भी आसपास के 10-20 गांव होंगे उन सभी गांव के लोगों को बुलाया जाएगा, और मीठी रोटी और क्या क्या उसमें बनता है, मतलब बड़े पैमाने पर भोजन बनता है, और लोग खाते ही नहीं हैं, लेकर के भी जाते हैं। तो चाहे आपने पूरे जीवन भर
कैसे भी गुजार दिया हो, लेकिन मृत्यु भोज होगा ही होगा। अच्छा, एक ये बात है। दूसरी बात और बताता हूं, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास हरियाणा में ये काफी आम बात है। आम बात ये है कि जो मामा होते हैं ना, अगर बेटी की शादी हो रही है तो मामा पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मामा क्या करते हैं, उस शादी में भात लेकर के जाते हैं। भात खाने वाला भात नहीं, भात लेकर के जाते हैं, और भात में गहने चाहिए, और बाकी जो उस दुल्हन की आवश्यकता होती है अर्थात भांजी की, वो लेकर के जाना जरूरी है, सोसाइटी को दिखाना है। चाहे मामा उस स्थिति में हो या ना हो, लेकिन ले जाना है तो ले जाना है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसको इन दायित्वों को पूरा करना जरूरी है। तो इससे बेचारा वो और ज्यादा कर्ज के जाल में फंस जाता है और समस्याएं होती ही होती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निर्धनता का कारण। अब एक बात और सोचिए कि हमारे घर में भले ही 2 वक्त का खाना न हो, लेकिन जब दिवाली आएगा तो हमें पटाखे फोड़ने के लिए जरूर चाहिए, पकवान जरूर बनाने हैं। खैर वो अपना मामला है, लेकिन मैं जो यहाँ पर बताने की आवश्यकता है उस चीज को मैं बता रहा हूं। आलोचना करने की बात नहीं है। हाँ, आलोचना मैं इसका करता हूं, जो ये प्रथाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान हैं या अन्य जो सामाजिक अनुष्ठान हैं, उनकी मैं आलोचना करता हूं। दहेज देना जरूरी है, ये भी, इसकी भी मैं आलोचना करता हूं। तो यहां पर इस तरह की जो स्थितियां हैं, ये इन सभी चीजों को प्रभावित करती हैं, और इसकी वजह से कृषि में निवेश भी प्रभावित होता है। और कृषि में निवेश अनौपचारिक क्षेत्र से लेकर के किया जाता है, जिससे ऋण जाल की समस्या होती है और यह निर्धनता का कारण बनती है। तो ये भी बात आपने समझ लिया। साथ ही साथ अब यहां पर बात आती है, ठीक बात है, ये तो ठीक है, निर्धनता निरोधी उपाय अर्थात निर्धनता निवारण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो उपायों में आर्थिक समृद्धि, अर्थात आपको क्या करना है कि देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है। आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा अर्थात उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी तो यह भी है ना कि डिमांड होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। अब जब डिमांड की बात की जा रही है कि भैया ये होगा तो ये होगा, तो ये तभी होगा जब पीसीआई होगी, अर्थात आपके हाथ में पैसा होगा। यही नहीं है तो बाकी सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, मतलब वो तो प्रभावित होंगी ही। तो ये कहा जा रहा है कि हमें आर्थिक समृद्धि बढ़ाने की जरूरत है। और फिर यहीं पर आंकड़े आ जाते हैं, और आंकड़े बताते हैं कि 1950 में यह 45% निर्धनता देखने को मिला था, 1980 में भी 45% निर्धनता, और 1980-90 में यह 6% समृद्धि दर देखने को मिली थी। निर्धनता इतना ज्यादा है यहाँ पर, और जो हमारी आर्थिक समृद्धि दर है, समृद्धि नहीं समृद्धि की बात की जा रही है यहाँ पर,